तो हमारे साथ लगातार हमारे 3 सहयोगी जुड़े हुए हैं, 3 रिपोर्टर्स ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस वक्त लगातार। और लगातार जो संभावित चेहरों की बात हो रही है, जो खदावर चेहरों की बात हो रही है कि मंत्रिमंडल में उनको मौका मिल सकता है, और अगर नहीं मिल रहा है तो वजह क्या रही है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करने के लिए तो आशीष तिवारी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा हेमंत शर्मा इंदौर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जबलपुर से कुमार इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आशीष, आज जो संभावित चेहरों की बात हो रही थी और उसमें जो चर्चाएं थी, कुछ बड़े चेहरों की चर्चा थी, लेकिन बाद में यह लगा कि अब शायद वो चेहरे शामिल नहीं हो सकते, लेकिन अभी भी चर्चाओं का बाजार गर्म होगा। किस तरीके से इसको देखा जा रहा है और कौन से वो नाम हैं जिनको कहा जा रहा है कि वो प्रायोरिटी में हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल तो उम्मीदें अब टूट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ के नेताओं को केंद्रीय मंत्रिमंडल के विस्तार में लिया जाएगा, इसकी अब संभावना बेहद कम है, क्योंकि ज्यादातर चेहरे ऐसे चेहरे जिन्हें पीएमओ ने फोन किया था। आज सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनकी मुलाकात हुई। मुलाकात के बाद अब सीधे शाम को शपथ ग्रहण समारोह का हिस्सा बनेंगे, लेकिन संभावित चेहरे जरूर थे। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का एक नाम इस बार निकलकर सामने आया था। इसके अलावा सरोज पांडे हैं, विजय बघेल हैं, अरुण साव हैं, लेकिन इनमें से किसी भी नेता को फोन नहीं आया। और फोन नहीं आने का सीधा मतलब तो यही निकाला जाता है कि उन्हें मंत्रिमंडल के विस्तार में शामिल नहीं किया जा रहा। लेकिन दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पर जो समझनी जरूरी है कि भले ही कास्ट पॉलिटिक्स के हिसाब से बात करें या स्थानीय समीकरणों को आधार बनाकर अलग अलग राज्यों के चेहरों को इस एक्सटेंशन में शामिल किया जा रहा है, लेकिन चूंकि छत्तीसगढ़ की सियासी जमीन इस वक्त एक अलग तरीके से डेफिनेशन सेट कर रही है राज्य में, इसे समझने में कहीं ना कहीं केंद्रीय जो नेतृत्व है वो एक तरीके से चूक कर बैठा। जिस तरीके से हमारे सहयोगी कुंदन बता रहे थे दिल्ली में कि 27 ओबीसी चेहरा इस एक्सटेंशन में लिए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की पूरी पॉलिटिकल जमीन इस वक्त जो है वो ओबीसी कास्ट पर पॉलिटिक्स पर आधारित नजर आ रही है, खासतौर पर भूपेश सरकार के सत्ता में काबिज होने के बाद से। ऐसे में यह माना जा रहा था कि यदि पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को एक्सटेंशन में नहीं शामिल किया जाता तो 2 ऐसे चेहरे थे, एक अरुण साव बिलासपुर के सांसद और दूसरे दुर्ग के सांसद विजय बघेल, लेकिन इन्हें भी फोन नहीं आया। और ये माना जा रहा है कि सेंट्रल पॉलिटिक्स जो बीजेपी की है या पीएमओ है, जिस स्तर पर रणनीति बनी है, वहां पर राज्य की सियासत जमीन को आंकने में थोड़ी चूक हो गई, क्योंकि चुनाव यहां भी है। 2.5 साल का ही एक वक्त रह गया है और छत्तीसगढ़ में 3 दफे बीजेपी ने सरकार बनाई है और चौथे दफे बीजेपी को मुंह की खानी पड़ी है। तो इसके अपनी वजह थी। ओबीसी पॉलिटिक्स इस तरीके से हावी इसके पहले के चुनाव में नहीं थी जिस तरीके से 2018 के चुनाव में हमने देखा। और इन 2.5 सालों में छत्तीसगढ़ में ओबीसी एक बड़ा फैक्टर बनकर सामने आया है। तो ऐसे में जरूरी था कि जब एक्सटेंशन किया जा रहा है तो ऐसे एक्सटेंशन में राज्य को प्रतिनिधित्व दिया जाए, ताकि छत्तीसगढ़ का एक बड़ा जो जनाधार बीजेपी का है उसे मोबिलाइज किया जा सके। लेकिन कहीं ना कहीं इस पूरी स्ट्रेटजी को बनाने में कहीं ना कहीं बीजेपी का आलाकमान जो है वो चूक कर बैठा। बिल्कुल, अगर बात करें डॉक्टर रमन सिंह की और सरोज पांडे की, तो बेहद कद्दावर ये चेहरे थे और इनको बुलावा न भेजकर ये कहा जा सकता है कि जो इनकी उम्मीदें थी, क्योंकि ये उम्मीदें लगाए बैठे थे कि हो सकता था कि इनको मौका मिले इस मंत्रिमंडल में, लेकिन इनकी उम्मीदें बहुत ज्यादा धूमिल हुई। और इनके साथ जो लोग जुड़े थे, बीजेपी के कार्यकर्ता हो या फिर उनकी जनता वहां छत्तीसगढ़ की, उनका जो जुड़ाव रहा होगा वो भी खासे निराश हुए होंगे आशीष यहां पर। जाहिर सी बात है, निराशा होना लाजमी है। हमारी पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह से भी आज हमने बात करने की कोशिश की, लेकिन इस वक्त वो मीडिया से मिलना नहीं चाह रहे हैं। और नहीं मिलने का आशय तो यही निकाला जा रहा है कि उनकी उम्मीदें जिस तरीके से धराशायी हुई हैं, वो एक तरीके का संदेश देना चाहते हैं उसके जरिए। लेकिन एक महत्वपूर्ण जानकारी आपको बता दूं अभितोष जी कि 2 दिन पहले जब दिल्ली में मंत्रिमंडल विस्तार के लिए नामों पर चर्चा चल रही थी, रायशुमारी चल रही थी, और जो लिस्ट जारी की गई थी उस लिस्ट में 45 जो नाम प्रारंभिक तौर पर जो सामने आए थे उसमें पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह का नाम भी था। और ये कहा जा रहा था कि छत्तीसगढ़ में इकलौते डॉक्टर रमन सिंह ऐसे चेहरे हैं जिन्हें मोदी एक्सटेंशन में, मोदी कैबिनेट के एक्सटेंशन में शामिल किया जा सकता है। और लगभग यही संकेत राज्य के तमाम बीजेपी कैडर के नेताओं के बीच से सामने आ रहे थे। लोग इस बात को मान रहे थे कि इस दफे जरूर छत्तीसगढ़ के साथ छलावा नहीं होगा। और केंद्रीय कैबिनेट में अब तक जो एक राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त है रेणुका सिंह, उनके साथ साथ एक हैवीवेट कैबिनेट मिनिस्टर के तौर पर डॉक्टर रमन सिंह की ताजपोशी की जाएगी। लेकिन जिस तरीके की चर्चाएं थी, जिस तरीके की सरगर्मियां थी, अटकलें थी, वो आज ठंडी पड़ गई। और अब जब अंतिम तौर पर
नाम फाइनलाइज कर लिए गए हैं तो छत्तीसगढ़ उसमें नहीं है। लेकिन ये पहली मर्तबा ऐसा नहीं हो रहा है। 2014 के बाद से लगातार ये स्थिति बनी हुई है, लेकिन ऐसी स्थिति कभी थी भी नहीं। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी, आपको ध्यान होगा बितोष जी, तब 3 हैवीवेट चेहरे छत्तीसगढ़ से केंद्रीय सरकार में बतौर प्रतिनिधित्व तो शामिल किए गए थे। डॉक्टर रमन सिंह थे, दिलीप सिंह जुदेव थे और इसके अलावा रमेश बैस थे। ये 3 नाम उस समय सरकार का हिस्सा होते थे। लेकिन उसके बाद 2014 से जब एनडीए की सरकार बनी पहली दफे, तब से लगातार स्थितियां बदलती चली गई और छत्तीसगढ़ अब सेंट्रल पॉलिटिक्स के प्रायोरिटी लिस्ट से बाहर हो चला है। बिल्कुल, और राजनीति का अब वो केंद्र अब नहीं रहा। बहुत बहुत शुक्रिया आशीष इस तमाम जानकारी के लिए। और हेमंत शर्मा हमारे साथ इंदौर से जुड़े हुए, कुमार इंदर जबलपुर से जुड़े हुए हैं। हेमंत, वहां पर किस तरीके की राजनीतिक हलचल देखने को मिल रही है? क्योंकि कई चेहरे थे जो कहा जा रहा था कि मंत्रिमंडल विस्तार में हो सकता है कि उनको शामिल किया जाए, लेकिन आखिरी वक्त तक उनको कोई फोन नहीं आया, कोई कॉल नहीं आया। लेकिन कुछ जो चेहरे इस वक्त गए हैं वहां पर, वो कल ही वहां पर राजधानी दिल्ली में पहुंच गए थे। हाँ देखिए, बिल्कुल जो चेहरे पहुंचने थे वो तो पहुंच चुके हैं, पर संभावना अभी भी जताई जा रही है कि कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय का नाम भी संभावित हो सकता है। लेकिन अभी तक उनके पास में किसी प्रकार का फ़ोन नहीं आया। लेकिन जब उनसे मंत्रिमंडल के विस्तार पर उनसे बात की गई तो उनका अपनी टिप्पणी करने से भी उन्होंने मना कर दिया और साफ कहा कि अभी इस विषय पर कहना ठीक नहीं होगा। लेकिन अभी समय है, शाम को 6 बजे तक देखा जाएगा। तो कहीं ना कहीं उनका जो इशारा था वो ये समझा जा सकता है कि एंड मौके तक अगर उनके पास में कोई फ़ोन कॉल आता है तो वे तुरंत यहाँ से निकल सकते हैं। देखिए, इंदौर से दिल्ली का जो रास्ता है वो फ्लाइट के मुताबिक 1 घंटे का जो रास्ता होता है, तो उसमें तुरंत पहुँच सकते हैं। तो कहीं ना कहीं अभी संभावनाएं तो जताई जा रही हैं। और इंदौर में जो कैलाश विजयवर्गीय के समर्थक हैं, लेकिन हेमंत, संभावनाएं कैलाश विजयवर्गीय को लेकर जताई जरूर जा रही है, लेकिन संभावनाएं काफी हद तक अब धूमिल पड़ती हुई दिख रही हैं, ये हम मान सकते हैं। क्योंकि अगर पहले 50-50% के चांस होंगे तो इस वक्त 90 और 10% के चांस इस वक्त नजर आ रहे हैं। देखिए, कहीं ना कहीं जब उन्हें प्रभार दिया गया था पश्चिम बंगाल का, तो उससे जो उनके आला कमान को जो रिपोर्ट गई थी उससे कहीं ना कहीं असर देखा जा सकता है। हो सकता था कि अगर उसके पहले वहाँ अच्छा अगर उनका रिजल्ट होता तो कहीं ना कहीं उन्हें यहाँ पर मौका मिलता दिखाई देता, लेकिन अभी तक मौका नहीं मिला। लेकिन कहीं ना कहीं जब कैलाश विजयवर्गीय से इसमें पूरे मामले में बात की गई थी तो उनके जो शब्द थे उस शब्द से तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं उन्हें अभी भी उम्मीद है, उनके कार्यकर्ताओं में भी अभी उम्मीद बनी हुई है। बिल्कुल, तो कार्यकर्ताओं में अभी उम्मीद बनी हुई, क्योंकि देखिए मध्य प्रदेश में ज्योतिराज सिंधिया थे, कल ही उन्होंने 1-2 कार्यक्रम अपने स्थगित कर दिया और कल तुरंत वो राजधानी दिल्ली पहुंच गए थे। कैलाश विजयवर्गीय के नाम को लेकर बहुत ज्यादा चर्चा नहीं थी। हालांकि उनके जो समर्थक थे वो बार बार इस बात को कह रहे थे कि मंत्रिमंडल का अगर विस्तार होता है तो कैलाश विजयवर्गीय को उसमें मौका मिल सकता है, और वो बहुत ज्यादा डिजर्व भी करते थे इस चीज को लेकर। लेकिन अब जो कार्यकर्ता हैं उनके सामने भी अब उम्मीदें कम नजर आ रही। कैलाश विजयवर्गीय भी इस बारे में क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं? अगर उनसे आप लोगों ने सवाल कुछ पूछा तो उन्होंने क्या कुछ इसी तरीके का हिंट दिया, कोई जवाब दिया इस बात को लेकर? हाँ देखिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया कल इंदौर पहुंचे थे और इंदौर में उन्होंने एक जगह पर माल्यार्पण भी किया था जहां पर कैलाश विजयवर्गीय भी पहुंचे थे। देखिए, यहां पर साफ तौर पर दोनों ही नेता जो हैं वो एक मंच को साझा नहीं कर रहे हैं। दोनों ही नेता इंदौर में थे और आने कुछ समय पहले भी जब ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में थे तो इंदौर के जो एमपीसीए के चुनाव होते थे उसमें कहीं ना कहीं कैलाश विजयवर्गीय भी उनके सामने खड़े होते थे। तो अब अगर ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया का मंत्रिमंडल में आना कहीं ना कहीं उन्हें भी ठीक नहीं लग रहा है। और संभावनाएं तो उनकी अभी भी ऐसी हैं कि उनको लग रहा है कि उनके पास में फ़ोन आ सकता है। और उनने जब हमसे कहा था कि शाम को 6 बजे तक का समय है या 6 बजे देखना होगा और इस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, तो ये इसी ओर इशारा करता है कि अभी भी उनकी उम्मीद कहीं ना कहीं है। जी हेमंत, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल संभावनाएं बहुत ज्यादा धूमिल पड़ चुकी हैं, कैलाश विजयवर्गीय को कोई फोन आएगा इस बात को लेकर। हालांकि अभी उनकी उम्मीद, उनकी आस टूटी नहीं है, उनके कार्यकर्ताओं की खासकर। कुमार इंदर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे संवाददाता जबलपुर से। कुमार इंदर, किस तरीके के सियासी हालात और सियासी हलचल आप वहां पर देख पा रहे हैं? देखिए, मैं इस वक्त सांसद निवास में हूँ। उसी सांसद निवास में राकेश सिंह के, जिनका नाम मंत्रिमंडल में चर्चाओं में चल रहा है कि शायद उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। हालांकि कयास है, ये उनका ये निवास है जहाँ पर लोग
रोज हजारों की संख्या में लोग आते थे। ये वो ऑफिस है जो हमेशा यहाँ पे भरा आज रहता की था। डेट में कोई नहीं है। तो सांसद राकेश सिंह का ऐसा जबलपुर में नहीं है और वो दिल्ली में भी नहीं है। खास बात ये है कि सांसद राकेश सिंह को आज शिवराज सिंह के कार्यक्रम में शामिल होना था और ये बकायदा एक दिन पहले तय हुआ था कि सांसद जो है यहाँ के सीएम के साथ शामिल होंगे, उनका कार्ड में भी नाम था। लेकिन ताजुब ये बात है कि ना तो सांसद राकेश सिंह अपने निवास पर है, ना दिल्ली में है और ना ही शिवराज सिंह चौहान के कार्यक्रम में पहुंचे। तो सवाल उठ रहे कि राकेश सिंह है कहाँ। मैंने उनके पीए से भी बात करनी चाहिए तो उन्होंने कहा कि नहीं, कि मैं इंश्योर करता हूं कि सांसद राकेश सिंह दिल्ली नहीं पहुंचे। इसका मतलब ये लगाया जा सकता है कि सांसद को फोन नहीं आया है। मंत्रिमंडल में जो शामिल करना है वो सिर्फ एक कयास है, ये कह सकते हैं। हालांकि मेरी अभी थोड़ी देर पहले बात हुई तो मुझे ये पता चला है कि सांसद राकेश सिंह जो है अपने निजी प्रवास पे सतना की ओर निकले हैं। ये हालांकि अभी पुष्ट नहीं है, लेकिन खबरें ये है कि सांसद सतना में इस वक्त मौजूद है। और जबलपुर में कई लोगों से मैंने उनसे बात की, जो उनके चाहने वाले हैं, जो नेताओं हैं, तो कहीं ना कहीं उनमें जो उत्साह कल तक देखा जा रहा था राकेश सिंह को मंत्री बनाने को लेके, क्योंकि अब फोन नहीं आया है, सांसद दिल्ली नहीं पहुंचे हैं, तो कहीं ना कहीं उत्साह का जो माहौल कुमारिंदर, फोन आया नहीं है और इस बात की अब संभावना बहुत कम हो गई, अब उम्मीदें बहुत कम हो गई और यही वजह शायद वहां पर सन्नाटा पसरा हुआ है जहां पर हर रोज सैकड़ों लोग पहुंचा करते थे। राकेश सिंह कार्यक्रम में भी शामिल नहीं हुए, उस कार्यक्रम में उनको जाना था, तो ये मानकर चल सकते हैं कि नाराजगी है उनके बीच में, वो नाराज है थोड़ा सा, क्योंकि वो चाहते थे कि उनको शामिल किया जाए और उनको उम्मीदें भी बहुत ज्यादा थी, उनके कार्यकर्ताओं को भी बहुत उम्मीदें थी। स्वाभाविक जबलपुर का बल्कि महाकौशल का वो 4 बार से लगातार सांसद है। पिछली बार भी उनका नाम चला था कि वो मंत्री बनेंगे और जब एनडीए की सरकार सेकेंड बार तय आई तब भी उनका तय था कि राकेश सिंह को सांसद बनाएंगे। मैंने उस समय खुद बात की थी जब दूसरी बार मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण हो रहा था नरेंद्र मोदी का, तो मैंने उनसे बात की थी, भाई साहब इस बार आपका नाम पक्का है। तो उन्होंने दो टुक तो कहा था कि इधर देखिए ये प्रधानमंत्री का विषय है, मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहूंगा, जो आदेश पर आएगा उसको मालूम का। तो कह सकते हैं कि उनको उम्मीदें थी लेकिन उनका नाम नहीं आया। ये बड़ा चौंकाने वाला है कि 4 बार के सांसद राकेश सिंह का नाम क्यों नहीं आ रहा। हर बार ये चर्चा उठती है कि राकेश सिंह को मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा, लेकिन चर्चाओं का बाजार गर्म होता है और फिर 2-4 दिन बाद ये बात शहर में फैल जाती कि नहीं, राकेश सिंह को इस बार भी मंत्री नहीं बनाया गया। तो काफी हद तक और राकेश सिंह का जबलपुर में ना होना कहीं ना कहीं इस बात को इशारा करता है कि वो मीडिया की फजीहत और जो सवाल उठते कैबिनेट मंत्री में उनको शामिल लेके उनका वो जवाब देके नहीं हो सकता है कि अब उनकी वापसी अपने आवास पर हो आज शाम के बाद ही, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाए। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए कुमार इंदर। और हमारे एक सहयोगी, एक संवाददाता कर्ण इस वक्त मौजूद है ग्वालियर में, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के बाहर वहां पर मौजूद हैं। कर्ण, वहां पर किस तरीके की हलचल देखने को मिल रही है? क्या कार्यकर्ताओं में किसी तरह का उत्साह नजर आ रहा है ज्योतिरादित्य सिंधिया को लेकर? देखिए, बिल्कुल साफ तौर पर कि ग्वालियर के लिए आज जो दिन है वो एक खास दिन होने वाला है। जैसे ही देर शाम होगी और जैसे ही जिस तरीके से लगातार चर्चा चल रही है कि आज ज्योतिरादित्य सिंधिया को मोदी मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा और यही एक मुख्य कारण है कि महल पर जो हलचल है वो काफी तेज हो गई हैं। कार्यकर्ताओं द्वारा जश्न मनाने की पूरी तैयारी कर दी गई है। मैं इस समय वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल पर ही मौजूद हूं, जयविलास पैलेस पर, जहां पर कार्यकर्ताओं का धीरे धीरे इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं यहाँ पर। और सबसे मुख्य बात यह है कि ये ऐसा पहली बार होगा स्वतंत्र भारत में जब कोई सिंधिया राज परिवार से गैर कांग्रेसी मंत्रिमंडल में कोई शामिल होने जा रहा है। सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि सिंधिया राज परिवार जो है उसका सियासी जो दखलंदाजी रही है इस पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में, ये अब सिर्फ महज इस अंचल तक सीमित नहीं है। इस बात को साबित किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने, क्योंकि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन हुआ, सिंधिया समर्थकों ने कांग्रेस की कमलनाथ सरकार को गिराया, इस बात को स्पष्ट कर दिया गया कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो कद है प्रदेश के अंदर वो अन्य नेताओं की अपेक्षा काफी ज्यादा है। और यही कारण है कि जैसा कि अभी हमारे सहयोगी भी अभी बता रहे थे कि जबलपुर से राकेश सिंह का जो नाम चल रहा था, कैलाश विजयवर्गीय जी का जो नाम चल रहा था, वो कहीं ना कहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम के पीछे रह गए हैं। और यही कारण है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम इसमें मंत्रिमंडल में शामिल होने की स्थिति में सबसे अव्वल है। और अब ये एक स्पष्ट तौर पर मैं आपके पास लौटता हूं, इस वक्त की अहम खबर आ रही है कर्ण, मैं आपके पास लौटता हूं। मंत्रियों की फाइनल लिस्ट आ गई है, ये एक बड़ी खबर आ रही है इस वक्त की। तो मंत्रिमंडल विस्तार में कौन से वो चेहरे हैं जो शामिल होने वाले हैं, उनके बारे में यह जानकारी, बड़ी फाइनल लिस्ट सामने आई है मंत्रियों की। अहम खबर इस वक्त की, तो नारायण राणे, सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार,
जिनको मौका मिलेगा। ज्योतिरादित्य सिंधिया, आरसीपी सिंह, अश्वनी वैष्णव, ये वो चेहरे हैं जो शामिल होंगे। पशुपति पारस, किरण रिजिजू, आरके सिंह, तो किरण रिजिजू भी शामिल हैं। हरदीप पुरी, मनसुख मंडाविया, भूपेंद्र यादव। तो मंत्रियों की फाइनल लिस्ट आ गई है। संभावित चेहरे जो पहले थे, अब ये कहा जा रहा है कि ये वो लिस्ट है, ये वो चेहरे हैं जिनको हर हाल में अब मंत्रिमंडल में जगह मिलने वाली है, कुछ को प्रमोशन मिलने वाला है। इस्तीफों का दौर भी चल रहा है। तो इस बीच ये बड़ी खबर आ रही है, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, ये तमाम वो चेहरे जो शामिल होंगे मंत्रिमंडल में। तो नारायण राणे, इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल, वीरेंद्र कुमार, ज्योतिरादित्य सिंधिया, ये वो चेहरे जो शामिल होंगे। तो 43 चेहरे। तो आप ये इस वक्त जो टीवी स्क्रीन पर तस्वीर देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज इनसे बातचीत की, इनसे मुलाकात की, इन चेहरों से, इन नाम से, इन संभावित मंत्रियों से। ये उस मीटिंग की तस्वीर है। तो ये संभावित मंत्री जो आज के मंत्रिमंडल विस्तार में जिनको जगह मिल सकती है, उनसे बातचीत करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। तो ये तस्वीरें उस मीटिंग की, उस बातचीत की। तो ए नारायण स्वामी, कौशल किशोर, पुरुषोत्तम रूपाला, जी किशन रेड्डी, अनुराग ठाकुर, इसके अलावा पंकज चौधरी, अनुप्रिया पटेल, एसपी बघेल, तो बीएल वर्मा, अजय कुमार, देबू सिंह और भगवंत खूबा, कपिल मोरेश्वर पाटिल, सुभाष सरकार, भागवत कराड़, आरआर सिंह, ये वो नाम, ये वो चेहरे। भारती पवार, विशेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, महेंद्र भाई, जॉन बराला, एल मुरुगन, बीएल वर्मा, अजय कुमार, देबू सिंह, तो भगवंत सूफा, इधर सुभाष सरकार, भागवत कराड़, भारती पवार, विशेश्वर टूडू, शांतनु ठाकुर, महेंद्र भाई, जॉन बराला, एल मुरुगन, ये वो नाम है जो इस वक्त आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। ये संभावित चेहरे, ये संभावित नाम जो आज शामिल हो रहे हैं। 43 चेहरे, 43 नाम टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। और ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, अब से कुछ देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन संभावित चेहरों से बातचीत की है, संभावित मंत्रियों से बातचीत की है। एक मीटिंग की ये तस्वीर है। ये तस्वीर आप देखिए। तो सभी जो चेहरे हैं जो आज शामिल होने वाले हैं, वो नाम हम आपको लगातार बता रहे हैं। 43 नाम इस वक्त है मेरे पास, 43 नामों की लिस्ट है और ये शामिल हो रहे हैं आज। तो आज शाम को जो 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार होगा, तो हमारे साथ न्यूज रूम से हमारे न्यूज एडिटर अभी जुड़ने वाले हैं, अभिलाष मिश्रा जी। उनके पास भी हम रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले इन नामों को एक बार फिर से जिक्र कर देते हैं जो आज शाम 6 बजे मंत्रिमंडल विस्तार में शामिल होने वाले हैं। संभावित ये अब जो फाइनल लिस्ट है वो आ गई है सामने और अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारे न्यूज एडिटर। अभिलाष जी, इसको किस तरीके से अब देखा जाए कि ये फाइनल लिस्ट है और इसमें जो अधिकतर चेहरे जिनकी संभावना जताई जा रही थी, उन चेहरों को अब जगह मिल रही है? एक चीज तकनीकी तौर पर समझनी होगी अभितोष, वो ये कि 43 नाम जरूर हैं, ये लोग शपथ जरूर लेंगे, लेकिन मंत्रिमंडल में 43 नए लोग शामिल नहीं होंगे, क्योंकि इनमें से कुछ नाम ऐसे भी हैं, जैसे अगर मैं आपको गिराऊं, आप जानते हैं जी किशन रेड्डी गृह राज्य मंत्री ऑलरेडी थे, ये प्रमोट हो रहे हैं लेकिन ये शपथ लेंगे। इसके अलावा अनुराग सिंह ठाकुर, ये वित्त राज्य मंत्री थे, ये प्रमोट हो रहे हैं, शपथ लेंगे। इस तरह से कई ऐसे नाम हैं जो ऑलरेडी, हरदीप सिंह पुरी, ये प्रमोट हो रहे हैं, अच्छे काम का इनको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो ये 43 लोग शपथ लेंगे, लेकिन आज करीब 38 के आसपास नए मंत्री इसमें शामिल हो सकते हैं, ये तय था। नाम जो थे लगभग वही हैं जो अभी इस वक्त सामने आ चुके हैं। आप देखिए, नारायण राणे को सबसे पहले इस लिस्ट में, जो लिस्ट हमारे पास है उसमें जगह दी गई है। सर्बानंद सोनोवाल, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार तीसरे नंबर पर, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक टीकमगढ़ सांसद हैं।
एससी का प्रतिनिधित्व करते हैं और लगातार सबसे सीनियर अगर सांसदों की बात की जाए तो उसमें शुमार हैं। बहुत कम बोलते हैं, बहुत लो प्रोफाइल रहते हैं, लेकिन पार्टी के बहुत वफादार और बहुत ही अनुशासित सिपाही हैं। उन्हें इस चीज का रिवॉर्ड मिल रहा है। चौथे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। चौथे नंबर पर इस लिस्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया होने का क्या मतलब होता है? साफ मतलब होता है कि अच्छा बड़ा हैवीवेट मंत्रालय ज्योतिरादित्य सिंधिया को मिलने जा रहा है। ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट ही अपने आप में काफी चीजें बयां करती है। इसमें हम देख रहे हैं कि कई नाम जो हैं वो यूपी और बिहार के कास्ट इक्वेशन को लेकर के भी सामने रखे गए हैं और संगठन में अच्छा काम करने वाले लोगों को जगह मिली है। भूपेंद्र यादव को हम देख पा रहे हैं इसमें, पुरुषोत्तम रुपाला हैं, ये तमाम लोग इसमें शामिल हैं। लेकिन जो कुछ नाम ऐसे भी हैं जो थोड़ा सा जिनके बारे में ये कहा जा रहा था, संशय था, वो तमाम चीजें क्लियर हो चुकी हैं कि अब उन्हें इस जगह पर केंद्रीय मंत्रिमंडल में उनकी जगह पक्की हो गई है। तो आपको लेकिन अभी तो यहाँ पर यह भी समझना होगा कि संगठन से भी लोगों को लिया गया है। कैबिनेट में जो राज्य मंत्री के तौर पर अच्छा काम कर रहे थे उन्हें भी रिवॉर्ड दिया गया है। यानी कि इस लिस्ट के जरिए, इस विस्तार के जरिए पीएम मोदी ने यह जस्टिफाई करने की कोशिश की है कि हमने केवल उम्र के तकाजे पर या किसी और चीज के कारण इस पूरे मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया है। हमने सिर्फ और सिर्फ काम को अहमियत दी है। संगठन में कोई अच्छा काम कर रहा था उसे सत्ता में लाएंगे, जो सत्ता में बहुत फिट नहीं थे उन्हें संगठन में ले जाएंगे। ये ट्रांसफॉर्मेशन चलता रहता है। लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया और डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक, इन्हें जिस तरह से तवज्जो मिल रही है इस लिस्ट में, इसको लेकर के मध्य प्रदेश की जनता को फिलहाल थोड़ी सी खुशी जरूर हो रही होगी और होना भी चाहिए कि दो और बड़े नाम, बड़े चेहरे, देखिए मध्य प्रदेश के लिहाज से अभितोष ऑलरेडी वहां से एक अच्छा खासा प्रतिनिधित्व केंद्रीय मंत्रिमंडल में है। सबसे पहले हम देखें नरेंद्र सिंह तोमर हैं, उनके पास कई बड़े मंत्रालय हैं, पंचायती राज से लेकर के कृषि जैसे बहुत महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं। इसके अलावा हम बात करते हैं, गहलोत जी थे, वो वहां से राज्यपाल बना दिए गए हैं। वीरेंद्र सिंह खटीक को लेकर के एक महत्वपूर्ण जानकारी जो हमारे पास सूत्रों ने दी है वो ये है कि गहलोत चूंकि शेड्यूल कास्ट के नेता थे, बड़े नेता थे और वो सामाजिक अधिकारिता एवं न्याय मंत्रालय की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, उन्हें शिफ्ट किया गया है, राज्यपाल बनाया गया है। तो वहां मध्य प्रदेश से ही शेड्यूल कास्ट के बड़े नेता डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक को ले आया गया है और अब यह कयास है कि उन्हें ही सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय दिया जाएगा। यानी मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री की जगह को मध्य प्रदेश का कैबिनेट मंत्री ही रिप्लेस करेगा। इससे मध्य प्रदेश में किसी भी तरह का असंतोष, खासतौर से एससी का जो एक प्रतिनिधित्व की बात आ रही थी, कांग्रेस जिस तरह से हमलावर थी पिछले 2 दिनों से इस खबर के बाद से, वो जो है वो थम जाएगा। इसी तरह से हम देखते हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक बड़ा मंत्रालय मिलने की बात है, वो भी मिलनी तय है। और बीजेपी दरअसल ये मैसेज ज्योतिरादित्य सिंधिया के जरिए देना चाहती है। ये केवल ज्योतिरादित्य सिंधिया को उनके काम का या सरकार बनाने का रिवॉर्ड अलग चीज है, लेकिन पीएम मोदी हमेशा एक तीर से 2 शिकार करते हैं, 2 निशाने लगाते हैं। तो उनका एक साफ मैसेज है ये उन लोगों के लिए कि अगर कांग्रेस से या किसी भी पार्टी से कोई बड़ा नेता हमारे साथ जुड़ता है तो ये उसके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। बिल्कुल, ये उसके लिए घाटे का सौदा नहीं होगा। और यहां पर देखिए, आपने कहा कि काम को भी तवज्जो दी जा रही है और वफादारी को भी तवज्जो दी जा रही है। इसके अलावा क्या एक फैक्टर ये भी हम देख सकते हैं कि विपक्ष का दबाव भी कुछ मंत्रियों पर रहा। ये इस्तीफा क्योंकि बहुत पहले ही मांगा जा रहा था, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन की अगर हम बात कर लें, चूंकि पेंडेमिक का टाइम था और कई उनके ऐसे बयान आ गए और उसके बाद विपक्ष लगातार हमलावर था, लेकिन उन्होंने इस्तीफा अब दिया है। तो इसको हम किस तरीके से देखें? इसको हम ये मानकर चल सकते हैं कि मोदी समय वही तय करते हैं और मंत्रिमंडल के बहाने उनको अभी इस्तीफा उनका लिया गया? देखिए, पहली बार हमें पीएम मोदी या जो एनडीए की सरकार है अभी तो हमें मानना होगा कि पहली बार वो प्रेशर में दिखी है आफ्टर कोरोना, पोस्ट कोरोना जो हम देख रहे हैं, वो पहली बार हमें लगा कि सरकार को लगा कि कुछ गड़बड़ियां हो गई हमसे। और उसको लेकर के सिर्फ देश में ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पीएम मोदी ने जो एक बहुत बड़ा अपना पर्सोना क्रिएट किया हुआ था, उसको कितना गहरा धक्का लगा वो आपने देखा है। तमाम तरह से रिपोर्ट्स में जो है इंडिया को लेकर, पीएम मोदी की पॉपुलरिटी को लेकर के तमाम तरह की चीजें हुई हैं जो बहुत नेगेटिव रही हैं। अब ऐसे में पीएम मोदी और उनकी टीम ये चाहती थी कि हमें एक ऐसा मूव लेना पड़ेगा जो ये दिखाए कि नहीं, हम बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं अपनी चीजों को लेकर के और समझौता या फिर किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज हम नहीं करेंगे। और इस बार अगर पीएम मोदी इतना, डॉक्टर हर्षवर्धन को एक तरह से कहा जाए कि कांग्रेस ने कहना भी शुरू कर दिया, अभी हम अपडेट हमारे पास कुछ देर में हम अपने दर्शकों को भी देंगे। कांग्रेस सीधे तौर पर आरोप लगा रही कि कोरोना का तमाम चीजें, अगर कुछ अच्छा हुआ था फर्स्ट फेज में तो उसे पीएम मोदी ने अपनी पीठ थपथपाई थी और आकर ऐलान किया था कि हमने कोरोना को हरा दिया है।
और सेकंड फेज में बिगड़ गया तो आपने डॉक्टर हर्षवर्धन को निपटा दिया। तो जब कुछ अच्छा होता है तो पीएम मोदी खुद क्रेडिट ले लेते हैं, और जब कुछ गड़बड़ हुआ तो इसीलिए एक पर्सन आगे कर दिया गया, एक आदमी आगे कर दिया गया, डॉक्टर हर्षवर्धन को बलि का बकरा बना दिया गया। सियासत इस पर शुरू हो चुकी है, ये सियासत चलती रहेगी। बिल्कुल, ये सियासत चलती रहेगी, लेकिन बड़ा यहाँ पर एक मूव किया है। हम ये मानकर चल सकते हैं। मैं आपके पास दोबारा लौटता हूं, बने रहेगा हमारे साथ। एक बयान सुनाते हैं यहाँ पर इटावा से सांसद है एसपी बघेल, उन्होंने जिम्मेदारी देने पर आभार जताया है, धन्यवाद किया है प्रधानमंत्री का। सुनिए क्या कुछ कहते हैं वो अपने बयान में। माननीय प्रधानमंत्री जी और संगठन जो भी जिम्मेदारी देगा अपने पूरे तन मन धन से, मनसा वाचा कर्मणा, उसको पूरा करने का प्रयास करेंगे जितनी यथाशक्ति क्षमता है। सर, राष्ट्रपति भवन जाने के लिए आपको कितने बजे का निमंत्रण मिला है? नहीं, अभी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, आपके मुंह से सुन रहा हूँ। ऐसा होता है तो निश्चित तौर से मैं आभार प्रकट करूंगा प्रधानमंत्री जी का और भारतीय जनता पार्टी संगठन का, और अगर कोई भी जिम्मेदारी मिलती है तो उसका निर्वहन करेंगे। तो हमारे सहयोगी कुंदन सिंह भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ गए हैं, क्योंकि आज सियासी हलचल बहुत ज्यादा है। आज शाम 6 बजे का इंतजार करना होगा। कुंदन, किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? क्योंकि आज शाम को 6 बजे का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, लेकिन उससे पहले अब लिस्ट आ गई है 43 चेहरों की। कुछ को प्रमोट किया जा रहा है, कुछ संभावित चेहरे जो शामिल हो रहे हैं। बिल्कुल, अमूमन इन सांसदों की इन आवासों में अगर पार्लियामेंट का सत्र नहीं चल रहा तो खालीपन होता, लेकिन आज आपको ऊर्जा और लगातार लोग दिखेंगे। और मैं आपको दिखाऊं कि ये बीएल वर्मा साहब की गाड़ी है, और वो गाड़ी पे ये खास स्टिकर, आपको अगर पीले कलर का स्टिकर दिख रहा होगा, ये वो स्टिकर है जो राष्ट्रपति भवन जाने के लिए विशेष तौर पे इशू किया गया है। आप देखिए, नियर कैबिनेट सेक्रेटरीट राष्ट्रपति भवन लिखा है, और ये उन मंत्रियों को मिला है या उन सांसदों को मिला है जो देर शाम 6 बजे के बाद बतौर भारत सरकार में मंत्री के तौर पर काम करेंगे। सो कुल मिला के चहलकदमी है। और अगर आप बीडी मार्ग के इस कैंपस पे नजर डालें तो यहाँ से 4 बड़े मंत्री जाएंगे। आरसीपी सिंह जो कि जेडीयू के कोटे से आते हैं, कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं, इसी बिल्डिंग से जा रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश के बदायूं के रहने वाले राज्यसभा सांसद जो कि बीएल वर्मा है, वो यहाँ से जाएंगे। वाजपेयी के कभी सेक्रेटरी रहे और उड़ीसा से सांसद रहे अश्विनी वैष्णव भी, वो भी इस बिल्डिंग से जाएंगे। मोहनलालगंज से कौशल किशोर जो उत्तर प्रदेश से आते हैं, वो इस बिल्डिंग से जाएंगे। तो आप समझिए कि आज बहुत दिनों बाद, कोरोना काल के बाद, लिटियन जोन में एक सरगर्मी दिखेगी, और खासकर उन घरों में, उन नेताओं के घरों पे जो 43 लोग हैं, उनके समर्थक, उनके सिंपैथाइजर, उनके परिजन और उनके क्षेत्र के लोग आके ढोल नगाड़े से एक तरह से खुशी मनाएंगे। सो कुल मिलाकर जो बहु प्रतीक्षित, एक तरह से कह सकते हैं 2 साल के बाद मोदी कैबिनेट का सबसे बड़ा रिसफल, जिसमें 43 नए चेहरे आएंगे और तमाम चेहरे को प्रमोट किया जाएगा। कई चेहरे हैं जो पहली बार कैबिनेट मंत्री बने थे, आप अनुराग ठाकुर की बात कर ले, उन्हें प्रमोट करके बनाया जा रहा है। बहुत सरप्राइज नाम कई सामने आए हैं। जो बीरेंद्र सिंह है, छत्तीसगढ़ से आते हैं, जो कि प्रोटेम स्पीकर के तौर पे उन्होंने देखा था किस तरीके से काम किया था, और ये माना जा रहा था कि ओम बिरला से पहले वही स्पीकर बनाए जाएंगे, उनको केंद्रीय मंत्री में शामिल किया गया है। तो अलग अलग चेहरों से, अलग अलग इलाकों से, खासकर उन इलाकों से, उन राज्यों से जहां पे चुनाव होने हैं या पे चुनाव संभावित हो सकते हैं, वहां पे बहुत बड़ा प्रतिनिधित्व दिया गया, जिसमें सबसे बड़ा नंबर्स आप मंत्रियों की बात करें तो उत्तर प्रदेश आता, चूंकि उत्तर प्रदेश बड़ा इलाका है। 2022 में चुनाव होने हैं और पूरी बीजेपी की स्टेक दांव पे लगी है, क्योंकि उसके परफॉर्मेंस का सीधा असर आने वाले 24 के चुनाव में होगा, 23 के भी चुनाव में होगा। इसलिए आपने देखा कि जिन मंत्रियों की परफॉर्मेंस ठीक नहीं थी, रतनलाल कटारिया, उनका नाम काटा गया है। कुछ मंत्रियों के जो बोझ हैं वो कम किए जाएंगे, जिसमें मध्य प्रदेश का भी कोटा आता है। मध्य प्रदेश के 1 मंत्री तो हटाए गए, बाकी के अगर आप 3 मंत्रियों के नाम लेंगे, सो उसमें नरेंद्र सिंह तोमर का हिस्सा कुछ कम किया जाएगा। हो सकता है कि प्रहलाद पटेल का भी हिस्सा कुछ कम कर दिया जाए। और जो बड़ा सरप्राइज चेहरा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया, आपने देखा आज की बैठक में तस्वीर पे गौर की गई होगी, ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे फ्रंट रो पे बैठे थे और बहुत प्रोमिनेंट तरीके से बैठे थे। मुझे लगता है कि इस कुर्सी की जो व्यवस्था की गई होगी वो उन्हीं के आधार पर भी की गई होगी, और उन चीजों का महत्व दिया गया है कि जो अगली पंक्ति है, जो प्रधानमंत्री अमित शाह, राजनाथ सिंह और जो बीएल संतोष के ठीक सामने वाली चेयर्स थी, उसमें बड़े मंत्रियों को
कैबिनेट मंत्रियों को जगह दी गई थी और प्रधानमंत्री ने बहुत दो टूक कहा कि आपको एक नई जिम्मेदारी दी जा रही है और ये जिम्मेदारी आपको वहन करनी है सरकार के कामों को जनता तो के थोड़ा बीच सा में इंतजार ले और जाना है। करना होगा और वो तस्वीर भी हम तक पहुंची है, लिस्ट भी हम साझा कर रहे हैं अपने दर्शकों के साथ कि वो चेहरे कौन से होंगे और वो किन लोगों को प्रमोट यहां पर किया जाएगा। अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हमारे न्यूज एडिटर। अभिलाष जी, हम इसको इस तरीके से भी देख सकते हैं कि अब अगले चुनाव तक 2024 की अगर हम बात करें तो उस वक्त तक अब शायद कोई बदलाव ना हो, क्योंकि एक बड़े स्तर पर यह बदलाव हो रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तय है, बहुत मामूली अगर कुछ तात्कालिक कारण रहते हैं इसके तो आगे हम कोई बदलाव देखेंगे। हैवीवेट मंत्रालय है और इसमें जिस तरह से सारी इक्वेशंस ध्यान में रखी गई हैं, अभितोष इसकी तैयारी बहुत पहले से चल रही थी और जो इक्वेशंस ध्यान में रखी गई हैं वो लंबी लड़ाई की है और जाहिर सी बात है कि 6 महीने 1 साल के अंदर केंद्रीय मंत्री की आप परफॉर्मेंस 1 साल के बाद ही देख पाएंगे। मैं आता हूं अभिलाष जी, आपके पास आता हूं, आपको रोकना चाहूंगा। कुंदन लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिल्ली से। ये बिल्कुल BL वर्मा साहब जो कि बदायूं से राज्यसभा के सांसद है, वो आज केंद्रीय मंत्रिमंडल में शपथ लेने के लिए जा रहे हैं और देखिए कि उनके जो समर्थक हैं, उनके आज जो साथ के लोग हैं वो उनको एक तरह से सिंपैथाइज दे रहे हैं। तो ये शुरुआत हो चुकी है, धीरे धीरे लोग निकल के जाना शुरू कर चुके हैं और मुझे लगता है कि करीब 4:30 का वक्त हो चुका और जिस तरीके से लोग वहाँ पे होंगे, करीब 43 तो वो मंत्री हैं जिन्हें शपथ लेना है और बाकी कैबिनेट के मंत्री, सरकार के बड़े और कुछ पार्टी संगठन के लोग और इनके परिवार के लोग भी जाएंगे। हालांकि कोरोना प्रोटोकॉल के तहत जिन लोगों के पासेस दी जाती है अमूमन उसमें जरूर कुछ कटौती की गई है, लेकिन फिर भी लोग जाना शुरू कर चुके हैं और ये देखिए कि जो BL वर्मा साहब है वो सीधे निकलते हुए प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा राष्ट्रपति के लिए, राष्ट्रपति भवन के लिए शपथ ग्रहण करने के लिए। सो कुल मिलाकर जो इसकी शुरुआत है वो हो चुकी है और धीरे धीरे आप देखेंगे कि बाकी लोग भी निकल के आएंगे, वो भी निकल के आएंगे और इसके बाद सीधे सीधे राष्ट्रपति भवन की तरफ निकलेंगे। क्योंकि 43 लोग हैं, अगर आप 2-2 से 3-3 मिनट अगर आप समय मुकर्रर करें तो कम से कम 2 घंटे का वक्त लगेगा और पूरा कार्यक्रम 8 बजे के बाद एक हाई टी होती है, जिसके बाद एक कट सी मुलाकात होती है, इसके बाद लोग लौट के आएंगे और इसके बाद उनके अलग अलग घरों पे उनके सिंपैथाइजर, उनके समर्थक, उनके सहयोगी, उनके परिजन इस बात की खुशी मनाएंगे। और मुझे लगता है कि देर रात तक जो कैबिनेट पोर्टफोलियो है वो बांट दिया जाए और कल से चूंकि वर्किंग डे है तो लोग अपना ऑफिस भी चार्ज लेना शुरू कर देंगे। सो कुल मिलाकर 2 सालों के लंबे इंतजार के बाद नरेंद्र मोदी कैबिनेट के दूसरे टर्म का एक सबसे बड़ा रिसफल, और आप उसमें देखें कि इस रिसफल को कई मायनों में खास माना जा सकता है क्योंकि इसी रिसफल के सहारे, इन्हीं चेहरों के सहारे नरेंद्र मोदी सरकार की कोशिश होगी कि 2022 में उत्तर प्रदेश और गुजरात जैसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव और 23 में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान ऐसे महत्वपूर्ण राज्यों के चुनाव जहां बीजेपी का स्टेक लगा है, उसके बाद 24 का चुनाव। और जिस तरीके से देश में इकोनॉमी के फ्रंट से लेकर कोविड के फ्रंट पर, स्वास्थ्य के फ्रंट पे जो बड़ी समस्याएं आई हैं उसमें मोदी सरकार का क्या परफॉर्मेंस रहता है, उनके चेहरों की तरफ से क्या डिलीवरी की जाती है, ये सब डिपेंड करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। कुंदन, आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास दोबारा लौटते हैं। अभिलाष मिश्रा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे न्यूज एडिटर। अभिलाष जी, लिस्ट हमने दिखा दी है और अब चूंकि कुंदन दिखा रहे हैं कि किस तरीके से राष्ट्रपति भवन के लिए रवानगी होने लगी है सांसदों को, जिनको पोर्टफोलियो अब मिलना शुरू होगा, तो शाम 6 बजने में अब ज्यादा वक्त नहीं बाकी रह गया है और काफी बैलेंस यहां पर टीम बनाई जा रही है, मंत्रिमंडल विस्तार जो हो रहा है काफी बैलेंस तरीके से किया जा रहा है। काम, वफादारी, बिल्कुल वफादारी भी है और यूथ को भी मौका मिला है और बहुत अच्छे अच्छे समीकरण हमारे कुंदन ही वहां से हमारे सोर्सेज के जरिए भेज रहे हैं। उन्होंने बताया कि कैसे महिलाओं को, ओबीसी को कास्ट इक्वेशन सेट किया। एक बहुत दिलचस्प आंकड़ा भी मेरे पास आया है, ये बता रहा है कि इस कैबिनेट में 13 वकील एडवोकेट हैं, इस कैबिनेट में 6 डॉक्टर हैं, इस कैबिनेट में 5 इंजीनियर हैं, 7 नौकरशाह हैं, 4 पूर्व मंत्री जो हैं वो सीएम रह चुके हैं और राज्यों के 8 पूर्व मंत्री हैं, उन्हें जगह दी गई है और करीब 39 पूर्व विधायकों को इस कैबिनेट में जगह है। तो ये बहुत अच्छे अच्छे डेटा जो हैं वो निकल कर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर के हम देखें तो यहाँ पर जो एक लर्नेड कैबिनेट है वो बनाने की कोशिश की है, पढ़े लिखे लोग और ऐसे लोग जो उम्र के उस दौर में नहीं है कि 1-2 साल बाद लगे कि उनकी छुट्टी करनी जरूरी है उम्र के लिहाज से। आप देखिए इसमें कोई भी आपको बहुत ज्यादा उम्रदराज मंत्री नहीं दिख रहा होगा। तो ये एक नई यूथ के साथ जाने के लिए एनर्जी को जो है बहुत तवज्जो दी गई है, एक्सपीरियंस हो,
एनर्जी हो, वो चीज़ें देखी गई हैं। लेकिन यहाँ पर बड़ी चीज़ ये है कि जो केंद्रीय मंत्रिमंडल में पुराने लोग थे, अब क्या उन्हें सीधे सीधे संगठन की तरफ शिफ्ट करने का वक्त आ गया है। और ये बहुत लॉन्ग टर्म मूव है अभितोष, क्योंकि आप सोचिए कि अब आगे कैबिनेट का विस्तार मुमकिन दिख नहीं रहा। हालिया भविष्य में चुनाव आ जाएंगे, चुनाव के बीच में इस तरह की चीज़ें करना अगर बहुत ज़रूरी हुआ तो ही होगा। तो कुल मिलाकर के तैयारी इस बात की है कि टीम जो है वो डिसाइड कर ली जाए और फिर इसी टीम के जरिए एक एक चुनावी जो रण है उसे जीता जाए। बिल्कुल, ये इस टीम को बना लिया जाए और आगे इसमें कोई बदलाव न करना पड़े। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए अभिलाष जी। तो यहां पर बता दें कि टीम बनाई जा रही है 2024 तक। अब उम्मीद कम ही है कि फिर से कोई रिशफल किया जाए। यहां पर ये लिस्ट हम टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से मोदी कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और उसमें लिस्ट में आप देख सकते हैं कि कैसे नामों को रखा गया है। नारायण राणे सबसे ऊपर, इसके अलावा सर्बानंद सोनोवाल नंबर 2 पर हैं, वीरेंद्र कुमार, डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक ये तीसरे नंबर पर हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया चौथे नंबर पर रखे गए। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से इनको पोर्टफोलियो मिलने वाला है, किस तरीके से इनको लिस्ट में रखा गया है और उस हिसाब से जब आवंटन किया जाएगा, पोर्टफोलियो इनको दिया जाएगा तो किस तरीके से भारी भरकम इनको पोर्टफोलियो मिल सकता है। तो नए सिपह सालार कौन होंगे आप देखिए, अनुप्रिया पटेल, वरुण गांधी, दिलीप घोष, पशुपति पारस, बैजयंत पांडा, मीनाक्षी लेखी, संजय जायसवाल। तो कुछ जो नाम इसमें हम दिखा रहे हैं उनको प्रमोट किया जाएगा, कुछ नए नाम शामिल होंगे। तो इस तरीके से 43 संभावित लोगों की लिस्ट यहां पर सामने आ चुकी है। ग्वालियर से कर्ण हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हमारे संवाददाता ज्योतिरादित्य सिंधिया के महल के बाहर से इस वक्त मौजूद हैं। कर्ण, वहां पर हलचल अब किस तरीके की देखी जा रही है, क्योंकि अब ज्यादा वक्त बाकी नहीं रह गया, 6 बजे यहां पर मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा और कुछ तस्वीरें हमने देखी, दर्शकों को भी हमने दिखाई कि पोस्टर्स भी लगाए गए हैं उनको बधाई वाले। माहौल तो पूरी तरह से बन चुका है और जिस तरीके से लिस्ट जो पूरी फाइनलाइज की गई है उसमें ग्वालियर के राज्य तो संदीप भमरकर भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी भोपाल से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संदीप, वहां पर किस तरीके की हलचल आप देख पा रहे हैं? देखिए, जश्न मनाने की तैयारी सिंधिया समर्थकों ने शुरू कर दी है। हाँ। आतिशबाजी की खरीदारी शुरू हो चुकी है। झंडे, बैनर्स कौन कैसे रहेंगे और पोस्टर्स कहाँ कहाँ लगाए जाएंगे, ये प्लानिंग पूरी कर ली गई है और अब उनको चस्पा करने की तैयारियां शुरू है। और जैसे ही सिंधिया शपथ ले लेंगे उसके तुरंत बाद में एक आतिशबाजी का नज़ारा भोपाल में दिखाई देने लग जाएगा। तो सिंधिया अकेले जाते तो शायद सवाल खड़े करते, क्योंकि थावरचंद गहलोत को आउट करने के बाद में सिंधिया की एंट्री होती तो सियासत में सवाल खड़े होने लगते। लेकिन मोदी है, ये मोदी की चतुराई कहा जाएगा कि ये इन सवालों को खड़ा होने का मौका नहीं दिया जा रहा है और उनकी जगह पर जो थावरचंद गहलोत की वजह से जो SC वर्ग को दरकिनार करने का आरोप अगर बीजेपी पर लगता तो उसको दूर करने के लिए वीरेंद्र कुमार की एंट्री मोदी मंत्रिमंडल में कराई जा रही है। तो ये एक तरह से भरपाई है, डैमेज कंट्रोल है, दूरदर्शी सोच है। अगर एक नेता बीजेपी से अनुसूचित जाति वर्ग का दूर हो रहा है, मुख्य धारा की राजनीति से अलग होकर राज्यपाल बनाए गए हैं, तो दूसरा कोई नेता मध्य प्रदेश से ही इसी वर्ग को बिलोंग करने वाला बीजेपी में एंटर करेगा। ये ऐसा संदेश दे दिया है मोदी ने। और अब ये ज़रूर देखना होगा कि वीरेंद्र कुमार जो इससे पहले एक बार मोदी कैबिनेट में जगह पा चुके थे, राज्य मंत्री का दर्जा था, महिला एवं बाल विकास विभाग की जिम्मेदारी थी। दूसरी, जब ये मोदी मंत्रिमंडल से आउट हुए तो उसके बाद में जब एंटर होंगे तो उनका रुतबा कैसा रहेगा, डिपार्टमेंट्स कौन से मिलेंगे। तो बहुत कुछ अब जो अगला कदम होगा मध्य प्रदेश के लिहाज से, नेताओं के लिहाज से, उसमें ये देखना होगा कि सिंधिया को क्या जो वजन मिलना तो तय है, वजनदार विभाग मिलना तय है, वजन मिलना तय है, क्योंकि लिस्ट में बहुत ऊपर इनका नाम है। चौथे नंबर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया है और वीरेंद्र कुमार नंबर 3 पर है। तो ये तो भारी भरकम उनको पोर्टफोलियो मिलना तय है, ये तो हम मानकर चल सकते हैं। कर्ण हमारे साथ जुड़े हुए हैं ग्वालियर से, ज्योतिरादित्य सिंधिया के आवास के बाहर, उनके महल के बाहर इस वक्त मौजूद है। कर्ण, वहां पर आपके आसपास भी कुछ लोग मौजूद हैं और क्या कुछ कह रहे हैं, किस तरीके से सेलिब्रेशन वो करना क्या शुरू कर चुके हैं?
हमारे साथ सिंधिया समर्थक हैं, मौजूद हैं और हम उनसे बातचीत करते हैं सीधे तौर पर। आज ज्योतिरादित्य सिंधिया का नाम जो है वो मोदी जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल होना तय कर लिया गया है। किस तरीके से आप लोगों के अंदर उत्साह का माहौल है? क्या कुछ खास अब तैयारी है शाम को? शाम के लिए पूरी तैयारी है हमारे इधर की। धीरे धीरे यहाँ पर कार्यकर्ता इकट्ठे होते जा रहे हैं। ये देखिए कार्यकर्ताओं की भीड़ आती जा रही है, क्योंकि ग्वालियर चंबल संभाग को महाराज साहब से बहुत सारी उम्मीदें हैं। क्योंकि पहले मैं भी महाराज साहब के साथ कांग्रेस में था, फिर कांग्रेस के बाद जब महाराज साहब ने डिसीजन लिया बीजेपी में आए, तो हम लोगों ने भी एक ग्वालियर चंबल संभाग से इतना बड़ा हिस्सा टूटकर महाराज साहब के साथ गया खींच लिए, क्योंकि उनकी यहाँ पर मांग बहुत है। जैसे कि बड़े महाराज साहब थे, उन्होंने ग्वालियर के लिए विकास किया, ऐसे ही अब हम लोगों को उम्मीद है, युवा वर्ग को खासकर से उम्मीद है कि वो लोग महाराज साहब जो है ग्वालियर चंबल संभाग के लिए अच्छा करेंगे। बिल्कुल, युवाओं की बात करी गई, चूंकि खुद ज्योतिरादित्य सिंधिया युवा हैं और उनकी पॉलिटिक्स जो है वो एक्टिव पॉलिटिक्स के तौर पर देखी जाती रही है। कितनी उम्मीद रखती है युवाओं को लेकर, क्योंकि युवाओं के सामने एक बड़ा चैलेंज है रोजगार, तो अपने क्षेत्र विशेष के लिए क्या उम्मीद रखते हैं आप? देखो, युवाओं के साथ में सिंधिया हमेशा ही समर्पित रहे हैं और युवाओं के लिए सभी को ये उम्मीद है कि सिंधिया बहुत कुछ करेंगे। ये उम्मीद है कि सिंधिया जितने भी युवा हैं बिल्कुल, आगे तो लेके कर्ण काफी उत्साहित ये लोग हैं। आपके पास मैं दोबारा लौटता हूं, आप बने रहिएगा वहां पर। सूर्य प्रकाश गोस्वामी हमारे साथ जुड़ गए हैं टीकमगढ़ से, हमारे संवाददाता वीरेंद्र कुमार खटीक के आवास के बाहर वो मौजूद हैं। सूर्य, वहां पर किस तरीके की हलचल देखी जा रही है, क्योंकि लिस्ट में काफी ऊपर इनका नाम है और एक भारी भरकम पोर्टफोलियो इनका मिलना तय है, तो उत्साहित हैं क्या वहां पर उनके जो कार्यकर्ता हैं, उनके जो समर्थक हैं? आपको बता दूं यहाँ पर बताना चाहूँगा यहाँ वीरेंद्र खटीक यहाँ पर काफी उत्साह देखा जा रहा है। जो बंगला है, यहाँ पर बंगला देख सकते हैं, बंगला के अंदर काफी लोग बैठे हुए हैं। आप कहें तो अंदर जाके दिखा सकता हूँ मैं, किस तरह से लोगों में उत्साह देखा जा रहा है कि यहाँ पर लोगों में काफी उत्साह है और यहाँ पर लोग काफी मात्रा में यहाँ पर बैठे हुए हैं। इन लोगों को काफी उत्साहित है सभी लोग के यहाँ पर जो वीरेंद्र खटीक जी के लिए दूसरी बार मौका मिल रहा है मंत्री बनने के लिए, तो काफी लोग उत्साहित हैं। यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर चहलकदमी शुरू हो गई थी, क्योंकि यहाँ पर जो वीरेंद्र खटीक जी हैं, वीरेंद्र खटीक जी ने पहले भी कहा जो राज्य मंत्री रहे हैं, इन्हें महिला बाल विकास मंत्री रहे, काफी काम किए हैं और यहाँ पर जो लगातार 8 बार सांसद रहे हैं, वो स्वच्छ छवि के रूप में यहाँ जाने जाते हैं। यह सरल और स्वभाव के हैं और कहीं ना कहीं देखा जाए कि काफ़ी अच्छे नेता हैं, जो मतलब काफ़ी लोगों की सेवा करने के लिए कभी बाइक से चलते हैं, कभी पैदल सब्जी लेने जाते हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है। वीरेंद्र खटीक का नाम यहाँ पर देखा जा रहा है कि मोदी जी के जो मंत्रिमंडल बन रहा है संभवतः उसमें चयनित होने वाला है और ये मंत्री बनने वाले हैं। इसको देखते हुए यहाँ पर काफ़ी उत्साह देखा जा रहा है, काफ़ी भीड़ है सांसद जी के बंगले पर, उनके समर्थक हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ धीरे धीरे इकट्ठी हो रही है और ये आप देख ही रहे नज़ारा किस तरह का है। बिल्कुल, काफी वफादार भी माने जाते हैं और काम को लेकर काफी संजीदा भी रहते हैं और यही वजह है कि समर्थक बहुत ज्यादा आश्वस्त थे इस बात को लेकर कि मंत्रिमंडल विस्तार में इस बार उनको जगह मिलेगी, क्योंकि अपने काम से उन्होंने प्रूफ किया है वहां पर। यहाँ पर कुछ भारतीय जनता पार्टी के लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करना चाहते हैं, करेंगे किस तरह से उत्साहित हैं वो लोग। मनोज जी बताइए, वीरेंद्र खटीक जी मंत्री बनने वाले हैं, आप लोग किस तरह से उत्साहित हैं? बुंदेलखंड की धरती के लिए ये बहुत सुनहरा अवसर है। माननीय मोदी जी ने, जो देश के प्रधानमंत्री हैं, यशस्वी प्रधानमंत्री हैं, उनने ईमानदारी को परखा है, ईमानदारी को जांचा है। सांसद जी ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हमेशा ईमानदारी से काम किया है, क्षेत्र के विकास के लिए काम किया है। जब वो मंत्री बनेंगे तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का विकास और भी तेज गति से होगा। कुछ और लोग हमारे साथ, क्या नाम आपका? हरप्रसाद कुशवाहा। किस तरह से आप लोग आज यहाँ जश्न मना रहे हैं, क्या है? बहुत खुशी का माहौल है हम लोगों में यहाँ, बहुत टीकमगढ़ की शहर के लिए और टीकमगढ़ लोकसभा के लिए बहुत खुशी का माहौल है आज यहाँ पे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर लोग काफी उत्साहित हैं, लोगों में काफी खुशी का माहौल देखा जा रहा है। लोगों का कहना है कि मंत्री जी ने पहले भी, जो वीरेंद्र खटीक जी मंत्री रहे, पहले भी इन्हें विकास किया है और अभी यदि इन्हें मोदी जी के मंत्रिमंडल में मौका मिलता है तो फिर भी बुंदेलखंड का विकास होगा। बिल्कुल विकास होगा और विकास की राह पर तेजी से आगे भी बुंदेलखंड बढ़ेगा। लेकिन किस तरीके से वीरेंद्र कुमार को लेकर किस तरीके से यहाँ पर पहले से आश्वस्त थे, क्योंकि काम वो कर रहे थे लगातार, वो कई बार सांसद वहाँ पर रहे हैं, बहुत हाई प्रोफाइल तरीके से नहीं रहते हैं, हमेशा लो प्रोफाइल वो रहते हैं और काम करते वो नजर आते हैं, तो कार्यकर्ताओं का उत्साह लाजमी है। लेकिन जब तक उन्हें कॉल नहीं आई थी तो क्या कुछ संशय की स्थिति भी थी वहां पर कार्यकर्ताओं के बीच में, या पूरी तरह से आश्वस्त थे वो कि कद्दावर चेहरा है और उनको शामिल जरूर किया जाएगा? नहीं, पहले संशय की
नहीं, पहले संशय की स्थिति थी कि इस बार बीरेन खटीक जी को मौका मिलता है कि नहीं मिलता है। जैसे ही मोदी जी का जो मंत्रिमंडल की लिस्ट लंबी हुई तो फिर लोगों को निश्चित रूप से एक आशा की किरण दिखी कि जब मोदी जी के इतने लंबे मंत्रिमंडल का गठन करने जा रहे हैं तो निश्चित तौर पर बीरेन खटीक जी के लिए इसमें शामिल किया जाएगा। और क्योंकि इनकी छवि है, जो छवि काफ़ी सरल है, उसको देखते हुए, और बेदाग हैं, इन पर कोई भी ब्लेम नहीं है तो राजनीति में, उसको देखते हुए लोगों में काफ़ी उत्साह था और लोगों को उम्मीद थी। इसके पहले न्यूज़ 24 पहले ही दिखा चुका था कि बीरेन खटीक बुंदेलखंड से संभावित मंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल, ये पहले ही हम लोग ने स्पष्ट कर दिया था कि वो संभावित मंत्री बन सकते हैं। ग्वालियर से हमारे सहयोगी कर्ण भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कर्ण, ग्वालियर के हलचल की अगर बात करें तो ज्योतिराज सिंधिया के जो समर्थक हैं वो इस बात को लेकर कितने आश्वस्त थे पहले से कि ज्योतिराज सिंधिया को मंत्रिमंडल में मौका हर हाल में मिलेगा ही मिलेगा? बिल्कुल, हमारे साथ कार्यकर्ता मौजूद हैं और हमने उनसे चर्चा भी करी थी कि किस तरीके का माहौल ग्वालियर में देखा जा सकता है। और सबसे महत्वपूर्ण चीज यही है कि जिस तरीके से सत्ता परिवर्तन, उसके बाद राज्यसभा से सांसद चुना जाना और उसके बाद जो जिला प्रभारी मंत्रियों की नियुक्ति रही हुई, इसमें साफ तौर पर यह देखा गया है कि ज्योतिराज सिंधिया का इसमें खासा दबदबा रहा है। और यही कारण है कि उनका नाम जो है वो मध्य प्रदेश से जब मोदी मंत्रिमंडल की चर्चा शुरू हुई, सुगबुगाहट शुरू हुई, तो उसमें सबसे ऊपर रहा। और अब ये पूरी तरह से जो ये पूरी जानकारी जो है वो पूरी तरह से स्पष्ट हो चुकी है। हमारे साथ सिंधिया समर्थक मौजूद हैं, हमने उनसे कुछ देर पहले भी चर्चा करी थी और हम फिर उनसे चर्चा करते हैं। आप युवा हैं, क्षेत्र में कई तरीके के रोजगार, और चूंकि कोरोना का वक्त है, इस पूरे कोरोना का जो दूसरी लहर निकली उसके बाद अब मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है। इस मंत्रिमंडल को आप किस तरीके से देखते हैं, खासकर विशेष आप युवा हैं उस लिहाज से? हम महाराज सिंधिया जी के समर्थक हैं पहली बात तो। फिर महाराज के हमारे चंबल संभाग में कई उद्योग ऐसे हैं जो बंद पड़े हुए हैं और हम महाराज से यही उम्मीद करते हैं कि केंद्रीय मंत्री बनने के बाद हमारे चंबल संभाग के जो भी युवाओं के नेतृत्व में काम करते हैं, वो चंबल संभाग के जितने भी उद्योग हैं वो आगे उनको निरंतर चालू कराने की प्रतिक्रिया रखेंगे। आप कितने आश्वस्त थे कि ज्योतिराज सिंधिया का नाम जो है वो इस मंत्रिमंडल में शामिल होगा ही? क्या लगता था आपको? हमें तो पूर्ण तरीके से विश्वास था कि जो कार्यशैली महाराज की है उस कार्यशैली के हिसाब से उनको मंत्रिमंडल में यहाँ दिया जाएगा, क्योंकि चंबल संभाग में कई वर्षों से जो उद्योग बंद पड़े हुए थे, अब कोरोना काल में यहाँ का युवा बाहर तो जा नहीं सकता है, तो महाराज साहब से ये उम्मीद करते हैं कि महाराज साहब इन सब उद्योगों को पुनः चालू करवाएंगे और रोजगार, युवाओं को यहाँ के रोजगार मिलेगा। जिस तरीके से ये स्पष्ट युवाओं का उम्मीद है, और ये सभी सिंधिया समर्थक हैं, किसी पार्टी विशेष से कुछ लोग हैं तो कुछ सामान्य कार्यकर्ता भी लोग जो यहाँ पर मौजूद हैं, और उनको यही उम्मीद है कि जब क्षेत्र विशेष से कोई प्रतिनिधि यहाँ से जब मोदी कैबिनेट मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है तो ऐसी स्थिति में क्षेत्र के विकास होंगे, नए रोजगार के अवसर उपलब्ध हो पाए। इन लोगों को सभी को यही एक उम्मीद है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि चूंकि ज्योतिराज सिंधिया को राजनीति का बहुत लंबा पूरा अनुभव है। जब उनके 30 सितंबर 2001 को उनके पिता का निधन हुआ था और उसके बाद जो उपचुनाव हुए थे उसमें पहली बार वह लोकसभा से चुने गए थे, और इसके बाद लगातार उनका जो राजनीति का स्तर है वो लगातार बढ़ता रहा है। और इस बात को स्पष्ट रूप से माना भी जा सकता है कि जब उन्होंने कमलनाथ का जो पूरा मंत्रिमंडल जो पूरा तैयार था, जो सरकार थी, उस सरकार को धराशायी किया और प्रदेश में बीजेपी की सत्ता दोबारा से एक बार फिर सामने निकल कर आई। और ऐसे में अब जो उनका नाम मोदी की मंत्रिमंडल में शामिल हुआ है, ऐसे में यहाँ स्थानीय लोगों को खासी उम्मीद है, खासा उत्साह लोगों के बीच में देखा जा रहा है। और हमारे साथ कुछ युवा और यहाँ पर आज के हैं, हम उनसे चर्चा करते हैं। ज्योतिराज सिंधिया जी को मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है उसमें शामिल किया जा रहा है, आप क्या उम्मीद रखते हैं क्षेत्र विशेष के लिहाज से? चूंकि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप युवा हैं, उस लिहाज से मैं उम्मीद करता हूं कि ज्योतिराज सिंधिया जी तो आएंगे, बहुत ही अच्छे पद के साथ आएंगे और बहुत ही अच्छा कार्य करते हैं, तो वो अच्छा ही कार्य करेंगे और सहमति के साथ सारे कार्यकर्ताओं के साथ में वो जुड़े रहेंगे, सबके अच्छे साथ काम। बिल्कुल, सबको यही उम्मीद है कि जो कार्य है और जो उम्मीदें हैं युवाओं को, विशेषकर उस उम्मीदों के साथ में जो ज्योतिराज सिंधिया हैं वो उसको विचार करेंगे और खासकर ग्वालियर चंबल अंचल में कुछ विकास के नए आयाम स्थापित हो पाएंगे। बिल्कुल। सूर्य प्रकाश हमारे साथ जुड़े हुए हैं टीकमगढ़ से। सूर्य प्रकाश, ये हम माना जा सकता है कि यहाँ पर सीनियरिटी को भी फायदा मिला है, काम को भी यहाँ पर मौका मिला है, वफादारी को भी यहाँ पर मौका मिला है, क्योंकि वीरेंद्र कुमार के नाम को लेकर चर्चा पहले थी लेकिन संशय की स्थिति कुछ दिनों के लिए बरकरार रही, लेकिन अंत भला तो सब भला।
बिल्कुल आपका कहना सही है कि बीरेंद्र खटीक एक साथ सभी वाले हैं और यहाँ पर बुंदेलखंड में काफ़ी समय से जो विकास तरह से होना चाहिए नहीं हुए हैं और यहाँ पर शिक्षा है, स्वास्थ्य है, रोजगार है, यहाँ पर मजदूरों का पलायन अधिकांश रहता है, दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है। यहाँ पर ऐसे कोई विशेष उद्योग नहीं है कि लोगों को रोजगार दे सकें। इसके हिसाब से लोगों को उम्मीद है कि बीरेंद्र खटीक जी यदि मंत्री बनते हैं तो यहाँ पर लोगों को रोजगार की व्यवस्था होगी, बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था होगी, मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था भी होगी। यहाँ पर एक और युवा है भाजपा के, इनसे भी हम जानते हैं। क्या नाम आपका? सुनील यादव। सुनील जी, बीरेंद्र खटीक जी को लग रहा है कि मंत्री बन रहे हैं, बनते तो किस तरह से आप देखते हैं, क्या है बताएं? जी, हमारे टीकमगढ़ के लिए बहुत ही गौरवशाली बात है कि हमारे क्षेत्र के सांसद कैबिनेट मंत्री में जगह बना रहे हैं और हमें आशा है कि हमारे टीकमगढ़ का विकास बहुत ही ऊंचाइयों पे जाएगा। हम अपने सांसद जी पे पूर्ण विश्वास रखते हैं, हम सभी कार्यकर्ता, कि हमारे सांसद जी टीकमगढ़ में विकास का 4 चांद लगाएंगे। इसी की हमें अपेक्षा है और हम माननीय प्रधानमंत्री जी के आभारी हैं कि जिन्होंने हमारे क्षेत्र के सांसद जी को अपनी कैबिनेट में जगह दी। इसके लिए हम उनके बहुत बहुत आभारी हैं। किस तरह से विकास चाहते हैं? बुंदेलखंड में मंत्री बनते तो किस तरह की विकास होना चाहिए? हम लोग चाहते हैं कि माननीय सांसद जी के मंत्री बनने के बाद हम टीकमगढ़ जिले में मेडिकल कॉलेज चाहते हैं और भी कई सुविधाएं हैं जो हमारे टीकमगढ़ को उनके मंत्री बनने से मिलेंगी, ऐसी हम उनसे अपेक्षाएं करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए यहाँ पर आप देख सकते हैं बड़ा उत्साह है। बीरेंद्र खटीक जी के बंगले पे काफी जश्न देखा जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लोग, कार्यकर्ता, पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, काफी उत्साहित हैं। उनका यही कहना है कि जैसे बीरेंद्र खटीक जी को मंत्रिमंडल में शामिल किया जा रहा है तो निश्चित तौर पर बुंदेलखंड का विकास होगा। सूर्य प्रकाश, एक बार अगर हम दर्शकों के लिहाज से ये बात समझाना चाहें कि उनका प्रोफाइल कैसा अब तक रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए ताकि उनको और नजदीक से दर्शक समझ सके कि अगर वो मंत्रिमंडल में शामिल किए जा रहे हैं तो मंत्रिमंडल में शामिल करने के लिए उनकी वर्त क्या रहेगी, किस तरीके से वो कामकाज कर सकते हैं। अभी पिछली बार का रिकॉर्ड देखा जाए तो मोदी जी ने पिछले कार्यकाल में इनके लिए महिला बाल विकास मंत्री विभाग से राज्य मंत्री बनाया गया था। तो इसमें इन्होंने फील्ड गांव-गांव में जाकर लोगों से संपर्क किया था, लोगों की समस्याएं सुनते थे। इसके अलावा यह अपनी एक जनचौपाली पहले लगाते थे, जो लोगों की समस्याएं सुनते थे, वो जो समस्या लोगों की हल नहीं होती थी वो समस्या अधिकारियों के पास जाते थे और उनकी समस्या हल कराते थे। तो कहीं ना कहीं देखा जाए युवा वर्ग है या बुजुर्ग हो, जो भी समाज सेवी हैं या पार्टी के लोग हैं, इसके अलावा टीकमगढ़ जो लोकसभा है इसके जो नागरिक लोग हैं वो सांसद जी में विश्वास रखते हैं और लोगों को उम्मीद भी है कि यदि इनको मंत्री बनाया जाता है तो निश्चित तौर पर विकास होगा। और इनसे जो लोग मिलने आते हैं तो उनको घंटों खड़े नहीं होना पड़ता, ना लाइन लगाना पड़ती है। जैसे ही बंगले पर मंत्री इनको बीरेंद्र खटीक जी को पता चलता है कि हमारे जो लोग हैं समस्या लेकर आए हैं तो उनका बाहर आके मिलते हैं और तुरंत निराकरण करते हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये सरल और सहज शैली के हैं, जिसे सभी लोग पसंद करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग ठीक है, लेकिन जो कांग्रेस के हैं वो लोग भी इन्हें पसंद करते हैं। इनकी शैली से सभी पार्टी के लोग संतुष्ट रहते हैं। बिल्कुल, आप बने रहिएगा हमारे साथ, कर्ण आप भी बने रहिएगा हमारे साथ।